नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की क्लासेज हैं उनमें स्वागत है आपका। आज का अपना जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के नृत्य। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, आज की क्लास में अपन राजस्थान के नृत्य पढ़ेंगे। और सामान्यतः राजस्थान के जो नृत्य हैं, इन राजस्थान के नृत्यों को दो भागों में बांटते हैं। एक है शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। मैं आपको इनमें सामान्य से अंतर बता देता हूं। जो व्याकरण के हिसाब से, नियमों के हिसाब से जो डांस किया जाए वो होता है क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य, और जो मनोरंजन में बिना किसी व्याकरण के किया जाए वो हमारा फोक डांस होता है लोक नृत्य। तो राजस्थान के जो नृत्य हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक शास्त्रीय नृत्य है और एक लोक नृत्य है। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या 8 है। हालांकि एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है छऊ, उसको भी काउंट करें तो 9 है। वैसे सीधे सीधे शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से 7 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो साउथ में है, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में एक ही शास्त्रीय नृत्य है, और जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है वही राजस्थान का क्या है, शास्त्रीय नृत्य। तो राजस्थान के जो नृत्य हैं उनमें से एक शास्त्रीय नृत्य की बात करें, और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक है। कथक का मतलब होता है कथा कहने वाला। कथक का सीधा मतलब क्या है, कथा कहने वाला। तो कथक का मतलब होता है कथा कहने वाला। ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में आप क्या याद रखोगे, ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जो व्याकरण के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो याद रखना, राजस्थान का भी बोल सकते हो या उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक है। अब उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, इसके बारे में याद रखना, उत्तर भारत में इसके दो प्रमुख घराने याद रखने हैं। एक है जयपुर घराना, एक कौन सा है, जयपुर घराना। इस जयपुर घराने के बारे में याद रखना है, ये कथक शास्त्रीय नृत्य का जयपुर घराना है, ये सबसे प्राचीन घराना है। याद रखोगे, कथक शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, जयपुर घराना है। और इस जयपुर घराने का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है भानुजी महाराज। कौन है, भानुजी महाराज। इस भानुजी महाराज के अलावा, इस भानुजी महाराज के अलावा और प्रमुख जो कलाकार हैं, भानुजी महाराज के अलावा और जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें एक का नाम है प्रेरणा श्रीमाली। क्या नाम है उनका, प्रेरणा श्रीमाली। प्रेरणा श्रीमाली के अलावा इस जयपुर घराने के जो और कलाकार हैं उनमें दो हैं लाल ब्रदर्स, और लाल ब्रदर्स में एक है दुर्गा लाल और एक देवी लाल। यानी एक कौन होगा, एक है देवी लाल और एक है दुर्गा लाल। ये इसके दो और प्रमुख क्या हैं, कलाकार हैं। इनके साथ तो मैंने इस जयपुर घराने के 4 प्रमुख कलाकार बताए। एक भानुजी महाराज हैं, एक प्रेरणा श्रीमाली हैं, एक देवी लाल हैं, एक दुर्गा लाल हैं। इन चारों का संबंध जयपुर घराने से है। ये कथक शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन घराना है। ये जो जयपुर घराना है कथक का, ये याद रखना, ये हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करता है, तो हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व है। एक इस कथक शास्त्रीय नृत्य का जो घराना है वो याद रखोगे, लखनऊ घराना। और लखनऊ जो घराना है इसमें एक बात याद रखनी है कि ये इसका मुस्लिम घराना है। कथक शास्त्रीय नृत्य का क्या है, मुस्लिम घराना है। साथ ही याद रखोगे ये वर्तमान में प्रचलित घराना है। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो बिरजू महाराज माने जाते हैं। लखनऊ घराने के प्रवर्तक कौन है, बिरजू महाराज हैं। वर्तमान में ये घराना ज्यादा प्रचलित है, ये मुस्लिम घराना है, लखनऊ घराना। तो मैंने कथक शास्त्रीय नृत्य के आपको कितने घराने बताए हैं, 2 घराने बताए हैं, याद रखना। एक जयपुर घराना है और एक कौन सा है, लखनऊ घराना है। लखनऊ घराने का प्रवर्तक बिरजू महाराज और जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। अन्य कलाकारों में एक प्रेरणा श्रीमाली, एक देवी लाल, एक दुर्गा लाल। ये जयपुर घराना ये हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करता है और मुस्लिम शैली का प्रतिनिधित्व करता है कौन सा, लखनऊ घराना। ये 2 घराने इस कथक शास्त्रीय नृत्य के याद रखने हैं।
मैंने ये कहा कि शास्त्रीय नृत्य पूरे भारतवर्ष में 8 हैं, 7 साउथ में है, उत्तर भारत में नॉर्थ में केवल 1 है, वो कथक है। तो जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है वही याद रखना राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। ये मैंने राजस्थान के नृत्यों में कौन से वाले नृत्य के बारे में बात की है, तो याद रखोगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। मैंने क्या कहा, राजस्थान के नृत्यों को हमने 2 भागों में बांटा। तो ये जो अभी तक अपन ने बात की है वो राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में बात की है। तो अपनी सामान्य सी बात कंप्लीट है कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है और कथक के बारे में आपको केवल इतनी सी बातें यहां से याद रखनी, 2 घराने और दोनों का प्रवर्तक। अब जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं, उन राजस्थान के लोक नृत्यों को हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? एक है धार्मिक सामाजिक नृत्य, एक है व्यवसायिक नृत्य, एक है जातीय जनजातीय नृत्य और एक है क्षेत्रीय नृत्य। इसका सीधा मतलब यह है, अगर किसी धर्म विशेष के लोग किसी देवी देवता की आराधना में या किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर कोई डांस किया जाए तो वो कैसा डांस होगा? धार्मिक शास्त्रीय सामाजिक नृत्य। अगर कोई डांस आजीविका के लिए किया जाए, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाए, व्यवसाय के तौर पे किया जाए, तो वो कैसा डांस होगा? व्यवसायिक। राजस्थान में कुछ ऐसे नृत्य हैं जो जाति या जनजाति विशेष के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी उस नृत्य के ऊपर उस जाति या जनजाति का क्या होता है? एकाधिकार होता है। वो क्या कहलाते हैं? जातीय और जनजातीय नृत्य कहलाते हैं। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के ही, किसी डिस्ट्रिक्ट विशेष के, किसी जगह विशेष के ही प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय नृत्य। तो हमने राजस्थान के लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटने का काम किया है? 4 भागों में। ये 4 पार्ट आपके सामने है, आप याद रखना। जरूरी नहीं हम 4 भागों में, इनको हम कितने भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं? 5 भागों में भी। जैसे हम एक और पार्ट बना देते मनोरंजन हेतु किए जाने वाले नृत्य, तो इसका मतलब यह है कि ये कोई कंफर्म एकदम फिक्स नहीं है कि 4 ही भागों में बांट के पढ़ें। ये अपन ने अपनी सहूलियत के लिए कितने भागों में बांट लिया? 4। एक बात और समझना, राजस्थान का कोई भी नृत्य 1 से अधिक भागों में शामिल किया जा सकता है। जैसे मान लो एक नृत्य किसी जाति विशेष के भी द्वारा किया जाता है और वो किसी व्यवसाय के लिए भी किया जाता है और वो किसी क्षेत्र विशेष का भी प्रसिद्ध हो सकता है। तो एक ही नृत्य 1 से अधिक श्रेणियों में, हमने राजस्थान के लोक नृत्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 4 श्रेणियों में। लेकिन राजस्थान का एक ही नृत्य 1 से अधिक श्रेणियों में शामिल किया जा सकता है, इस बात को समझना आप। जैसे गेंदड़ नृत्य है, वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है तो वो क्षेत्रीय है, लेकिन वो होली के अवसर पर किया जाता है तो वो धार्मिक सामाजिक नृत्य भी हुआ। जैसे 13 ताली नृत्य, वो रामदेव जी की आराधना में करते हैं, इसलिए वो धार्मिक नृत्य भी है, लेकिन वो आजीविका कमाने के लिए किया जाता है, इसलिए व्यवसायिक नृत्य भी है। इसलिए एक ही नृत्य 1 से अधिक श्रेणियों में क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। इस बात को अच्छे से समझना आप। अब आप इस बात को समझना कि प्रमुख धार्मिक सामाजिक नृत्य कौन कौन से हैं। तो याद रखना, एक डांस है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर। घूमर के अलावा एक याद रखोगे सांकल नृत्य। सांकल के अलावा एक है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य के अलावा एक है थाली नृत्य। थाली नृत्य के अलावा एक है अग्नि नृत्य। ये किस प्रकार के डांस हैं? सामाजिक नृत्य या धार्मिक नृत्य हैं। व्यवसायिक नृत्यों की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान के प्रमुख व्यवसायिक नृत्यों में एक नृत्य आता है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली के अलावा एक डांस है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य। इसके अलावा एक जो डांस है वो है भवाई नृत्य। ये राजस्थान के कैसे नृत्य हैं? व्यवसायिक नृत्य हैं। फिर जातीय जनजातीय नृत्यों में जैसे एक गौरी नृत्य है, एक नेजा नृत्य है, संकरिया नृत्य है, इसके अलावा पणिहारी नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है। ये मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूं बस आपको। कालबेलिया नृत्य है। इसके अलावा वालर या वालरा नृत्य है।
ये कुछ ऐसे नृत्य हैं राजस्थान में जो किसी जाति या जनजाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं। क्षेत्रीय नृत्यों की बात करें तो एक नृत्य है गेंदड़ नृत्य, एक ढोल नृत्य, एक बम नृत्य, इसके अलावा कच्ची घोड़ी भी इसमें शामिल किया जाता है। ढोल नृत्य हुआ, बम नृत्य हुआ, एक कबूतरी नृत्य। ये कुछ ऐसे डांस हैं जो राजस्थान में किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब तक मैंने इस स्लाइड पे जो भी बातें आपको बताई आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। राजस्थान के जो नृत्य हैं उनको हमने दो भागों में बांटा, एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। पहले मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात की कि राजस्थान में एक ही शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान क्या उत्तर भारत में एक ही शास्त्रीय नृत्य है कथक। उसके दो घराने याद रखोगे, एक जयपुर घराना उसका प्रवर्तक भानुजी महाराज, एक लखनऊ घराना उसका प्रवर्तक है बिरजू महाराज। उसके बाद राजस्थान के लोक नृत्यों को हमने चार भागों में बांटा, सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक, जातीय जनजातीय और क्षेत्रीय नृत्य। इसके अंदर आप याद रख सकते हो कि धार्मिक सामाजिक जो नृत्य हैं वो ये वाले हैं, व्यवसायिक नृत्य ये हैं, जातीय जनजातीय नृत्य हैं और क्षेत्रीय। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही हैं या यही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब राजस्थान के सबसे पहले यानी लोक नृत्यों में अपन सबसे पहले वाला ये पॉइंट पढ़ेंगे कि धार्मिक के सामाजिक नृत्य। तो राजस्थान में सबसे वाला पहले वाला पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे? धार्मिक के सामाजिक नृत्य। ये रहा आपका धार्मिक सामाजिक नृत्य, ये रहा। देखो अपन इसी नृत्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले धार्मिक सामाजिक नृत्य, और धार्मिक सामाजिक नृत्यों में अपना पहला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। मैं उम्मीद करता हूं इस घूमर नृत्य के बारे में बहुत सारी बात आप अच्छे से जानते होंगे। मैं कुछ बातें इस घूमर नृत्य के बारे में करूं तो याद रखोगे, पहला जो बिंदु इसके बारे में याद रखना है वो याद रखोगे, इस घूमर नृत्य को बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। राजस्थान में जो घूमर नृत्य है, जो सामाजिक व धार्मिक नृत्य है एक प्रकार का, उस घूमर नृत्य को राजस्थान में बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। पहला जो उपनाम आपको याद रखना है वो याद रखोगे, ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है। ये राजस्थान का कैसा नृत्य है? राजकीय या राज्य नृत्य है। नंबर एक बात समझ आई अपने को कि राजस्थान का राजकीय या राज्य नृत्य किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। नंबर दो याद रखोगे, इसे रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। ये कैसा डांस है? तो याद रखोगे ये रजवाड़ी नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य के बाद नंबर तीन पे एक बात याद रखना, इसे राजस्थान का सामंती नृत्य कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? सामंती। तो राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य यही है, सामंती नृत्य यही है। इसके अलावा इसे नंबर चार याद रखना, इसे राजस्थान की नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर नृत्य को कहते हैं। नंबर पांच, ये राजस्थान के या राज्य के नृत्यों का सिरमौर नृत्य है। ये राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर नृत्य है। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर नृत्य है। मैंने ये कुछ उपनाम बताए। इसके अलावा इससे घूमर नृत्य को राजस्थान का गौरव भी कह दिया जाता है। याद रखना, इसे राजस्थान का क्या कह दिया जाता है? गौरव कह दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जितनी बातें अब तक आपको बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। यानी अपन सबसे पहले राजस्थान के कौन से डांस पढ़ रहे हैं? धार्मिक या सामाजिक नृत्य पढ़ रहे हैं। उस धार्मिक सामाजिक नृत्यों में पहला नृत्य अपना चल रहा है कौन सा? घूमर नृत्य। और घूमर नृत्यों में अपन ने पहला जो पॉइंट पढ़ा वो है इसके उपनाम। इसे राजस्थान का राजकीय नृत्य कहते हैं, इसे रजवाड़ी नृत्य कहते हैं, इसे सामंती नृत्य कहते हैं, इसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहते हैं, ये राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर नृत्य है और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। अब अगली बात, ये जो डांस है यानी जो राजस्थान का एक नृत्य है घूमर नृत्य, इसके बारे में मैंने उपनाम आपको बताए। ये डांस कब किया जाता है? तो आप याद रखोगे ये डांस मांगलिक अवसरों पर किया जाता है।
ये नृत्य कब किया जाता है? मांगलिक अवसर। और ये याद रखना किनके द्वारा किया जाता है, तो याद रखोगे ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दो बातें बोली मैंने कि जो राजस्थान का घूमर नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पे किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये मांगलिक अवसरों में भी विशेष रूप से, याद रखोगे बात, मांगलिक अवसरों में भी विशेष रूप से ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। याद रखोगे बात कि मांगलिक अवसरों में भी विशेष रूप से गणगौर के अवसर पर किया जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। दूसरी बात मैंने बोली कि ठीक है कब किया जाता है, ये बात तो समझ आई, लेकिन किनके द्वारा किया जाता है, तो इसमें एक नाम लिया मैंने कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं में भी किनके द्वारा किया जाता है, तो ये नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ मुख्य रूप से, इसके अलावा जयपुर राजघराना भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जयपुर राजघराने की, यानी मेवाड़, मारवाड़, जयपुर राजघराने की, महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि और महिलाएं नहीं करती हैं, कि करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर राजघराने की महिलाओं द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, घूमर डांस किया जाता है। तो हम इसको एक लाइन में ऐसे खत्म कर सकते हैं कि ये डांस है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगली बात याद रखोगे, ये जो घूमर नृत्य है, ये नृत्य पूरे विश्व में अपना चौथा स्थान रखता है। पूरे विश्व में ये जो घूमर नृत्य है ये अपना कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। ये बातें कौन से डांस के बारे में याद रखनी है आपको, घूमर नृत्य के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हो कि घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति है, घूमर नृत्य की उत्पत्ति ये मानी जाती है मध्य एशिया की, मध्य एशिया के भृंग नृत्य से मानी जाती है। मध्य एशिया के भृंग नृत्य से इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। ये कुछ बातें मैंने इस स्लाइड पे आपको कौन से डांस के बारे में बताई है, घूमर डांस के बारे में, कि अपन जो सामाजिक धार्मिक नृत्यों में पहला डांस पढ़ रहे हैं घूमर नृत्य। सबसे पहले घूमर नृत्य के उपनाम, फिर याद रखना ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, विशेष रूप से गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन महिलाओं में भी मुख्य रूप से मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर राजघराने की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य ये पूरे विश्व में अपना कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया के कौन से नृत्य से मानी जाती है, भृंग नृत्य से मानी जाती है। इसके बाद अपन आगे बात करें कि इस घूमर नृत्य के बारे में और कौन सी बातें अपने को याद रखनी है। अपन जो नृत्य पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, घूमर नृत्य। क्या बातें और याद रखनी है अपने को, मैंने ये बता दिया लास्ट की मध्य एशिया के भृंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद याद रखोगे घूमर नृत्य को मां सरस्वती की पूजा के तौर पर, ये नृत्य है ये मां सरस्वती की पूजा के तौर पे शुरू किया गया। मां सरस्वती की पूजा के तौर पे सबसे पहले, ऐसे बोल देना, मां सरस्वती की पूजा के तौर पर सर्वप्रथम भेल जनजाति ने प्रारंभ किया। कौन सी जनजाति ने प्रारंभ किया है, भेल जनजाति ने प्रारंभ किया। और हम ये कहेंगे कि भेल जनजाति थी जिसने इस नृत्य का विकास किया। तो घूमर नृत्य का विकास किस जाति या जनजाति के द्वारा किया गया, तो भेल जनजाति के द्वारा घूमर नृत्य का क्या किया गया है, विकास किया गया है। और इसको प्रारंभ भी किसने किया है, भेल जनजाति ने इसको प्रारंभ किया है। उसके बाद याद रखोगे ये जो घूमर नृत्य है
इस घूमर नृत्य में 8 कहरवे की एक विशेष चाल होती है और उस 8 कहरवे की एक जो विशेष चाल होती है उस विशेष चाल को सवाई कहा जाता है। 8 कहरवे की एक विशेष चाल होती है घूमर नृत्य में, उस चाल को क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। इस नृत्य के अंदर लहंगे का जो घेर होता है उस लहंगे के घेर को घुम कहा जाता है। लहंगे के घेर को क्या कहा जाता है? घुम कहा जाता है। तो याद रखना 8 कहरवे की विशेष चाल, उस 8 कहरवे की विशेष चाल को तो क्या बोलेंगे? सवाई बोलेंगे, तथा लहंगे की घेर को क्या कहा जाता है? धुम कहा जाता है। उसके बाद याद रखना इस नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? तो घूमर नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं? तो याद रखोगे ढोल, नगाड़ा, सहनाई। ढोल, नगाड़ा, सहनाई ये वाद्य यंत्र इस नृत्य के अंदर काम लिए जाते हैं। एक बात जो आपको अलग से याद रखनी है वाद्य यंत्रों के संदर्भ में, वो ये याद रखोगे कि घुंघरू का प्रयोग नहीं होता है। घुंघरू का जो प्रयोग है वो इसमें नहीं किया जाता है, ये विशेष बात है। घुंघरू का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी ढोल, नगाड़ा, सहनाई वाद्य यंत्र कौन से नृत्य में काम में लिए जाते हैं? घूमर नृत्य में काम में लिए जाते हैं। इस घूमर नृत्य के उत्थान के लिए, इस घूमर नृत्य के उत्थान के लिए और इस घूमर नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए, घूमर नृत्य के उत्थान के लिए और इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना। गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना। ये जो गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई है ये की गई है 1986 में। और ये जो स्थापना की गई है ये याद रखना कहां पर की गई है? तो याद रखोगे बंबई में, मुंबई या बंबई में 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। और याद रखना ये जो स्थापना की गई है ये किसके द्वारा की गई है? तो गोवर्धन कुमारी के द्वारा की गई है। ये स्थापना किसके द्वारा की गई है? गोवर्धन कुमारी। और ये गोवर्धन कुमारी है, ये कहां की रहने वाली है? तो याद रखोगे किशनगढ़ की रहने वाली है। तो किशनगढ़ से आने वाली है गोवर्धन कुमारी। इसी के द्वारा 1986 में बंबई में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। और इस अकादमी की स्थापना, गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना 1986 में बंबई में इसलिए की गई ताकि इस घूमर नृत्य का उत्थान किया जा सके, इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया जा सके। अगली बात याद रखोगे, ये जो घूमर नृत्य है ये एक पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। गणगौर एक पुरुष रस प्रधान नृत्य है। इसके बाद याद रखना है इसी का एक रूप है लूर। लूर क्या है? तो याद रखना शेखावाटी में घूमर नृत्य को कहते हैं। शेखावाटी में घूमर को क्या कहते हैं? तो लूर कहते हैं। एक लूर से और याद रखना राजपूत व ग्रास्या जनजाति महिलाएं करती हैं। वे ग्रास्या जनजाति महिलाएं जब घूमर नृत्य करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लूर कहा जाता है। एक है झुमरिया, और ये झुमरिया नृत्य है, ये याद रखना बालिकाओं द्वारा किया जाता है।
बालिकाओं द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? झुमरिया कहा जाता है। इसके अलावा याद रखोगे, एक नाम याद रखना है, घूमर महोत्सव। आपसे पूछा जाए कि घूमर महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, तो आप बता देना घूमर महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इतनी बातें आपको कौन से नृत्य के बारे में याद रखनी है? घूमर नृत्य के बारे में याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात ठीक से समझ आई होंगी। अपन ने कौन से डांस के बारे में बात की है? घूमर नृत्य के बारे में बात की है। एक बार फिर से रिपीट करो इन चीजों को। अपन धार्मिक सामाजिक नृत्यों में पहला नृत्य पढ़ रहे हैं, घूमर नृत्य। इसको कौन से उपनामों से जानते हैं? इसे राजस्थान का राजकीय नृत्य, इसे रजवाड़ी नृत्य, इसे सामंती नृत्य, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों का श्रीमोर नृत्य, इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और विशेष रूप से गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और महिलाएं भी मोस्टली मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर राजघराने की महिलाओं के द्वारा। उसके बाद याद रखोगे, ये जो घूमर नृत्य ये पूरे विश्व में अपना चौथा स्थान रखता है। इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से मानी जाती है। अगली बात याद रखें कि ये जो घूमर नृत्य है ये मां सरस्वती की पूजा के तौर पे सबसे पहले भील जनजाति ने प्रारंभ किया था। तो मां सरस्वती की पूजा के तौर पे प्रारंभ किया गया और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भील जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी इस नृत्य का सबसे पहले विकास भी किस जनजाति ने किया? भील जनजाति ने। इस नृत्य में 8 कहरवे की एक विशेष चाल होती है। इस चाल को क्या कहते हैं? सवाई कहा जाता है। इस नृत्य में जो लहंगे का घेर होता है उसे धुम कहते हैं। इसके अलावा वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा और सहनाई इसमें काम लिए जाते हैं। इस नृत्य में घुंघरू का प्रयोग नहीं होता है, यह बात विशेष है। इस नृत्य के उत्थान और संरक्षण के लिए गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना 1986 में बंबई में गोवर्धन कुमारी के द्वारा की गई, जो किशनगढ़ की रहने वाली थी। ये एक पुरुष रस प्रधान नृत्य है। लूर क्या है? शेखावाटी में घूमर को कहते हैं, या राजपूत व ग्रासिया जनजाति की महिलाएं जो घूमर करती हैं उसे लूर कहा जाता है। बालिकाएं जो घूमर करती हैं उसे क्या कहा जाता है? झुमरिया कहा जाता है। और घूमर महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी सी बातें समझ आई होंगी। चले अपने अगले एक नृत्य के बारे में बात करें। ये रहा, देखो अगला नृत्य। धार्मिक सामाजिक नृत्य अपन पढ़ रहे हैं और धार्मिक सामाजिक नृत्यों में अपना अगला जो डांस है वो डांस कौन सा है? तो याद रखना अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई? अग्नि नृत्य है। इसी नृत्य के बारे में बात करेंगे अभी। अग्नि नृत्य धार्मिक सामाजिक नृत्यों में अपना जो नेक्स्ट नृत्य अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ेंगे? अग्नि नृत्य। पहली बात देखना इस नृत्य के बारे में क्या, ये जो नृत्य है ये जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं। अग्नि नृत्य के बारे में क्या याद रखोगे कि जो जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी हैं वो जसनाथ जी की आराधना में करते हैं। जसनाथ जी की आराधना में करते हैं। तो पहली बात क्या याद रखा है अग्नि नृत्य के बारे में कि ये नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जसनाथ जी की आराधना में करते हैं। उसके बाद याद रखोगे ये जो नृत्य है भाई, अब अपने को पता है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर। तो ये नृत्य मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है? कतरियासर। और ये कतरियासर जगह कहां पड़ती है? बीकानेर में। तो ये नृत्य मुख्य रूप से बीकानेर में कौन सी जगह पर किया जाता है? इस कतरियासर बीकानेर के अलावा ये जसनाती संप्रदाय की अन्य जो पीठ हैं जैसे मालासर, जैसे लिखमादेसर, जैसे पूर्णासर, जैसे बमल, जैसे पांचला, एक जगह याद रखोगे सिद्धा।
ये सारी जगह कौन से संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती। तो जो जो जगह जसनाती संप्रदाय से संबंधित होगी वहां वहां कौन सा डांस किया जाता है? अग्नि डांस किया जाता है। उसके बाद याद रखो, यह जो नृत्य है अग्नि नृत्य, ये फतेह फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है। फतेह फतेह के उद्घोष के साथ किया जाता है। इसके अलावा यह नृत्य रुस्तम जी के उच्चारण के साथ, तो इस नृत्य की शुरुआत किसके साथ होती है? फतेह फतेह के उद्घोष या रुस्तम जी के उच्चारण के साथ यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को, ये जो नृत्य है ये अंगारों पर चलते हुए किया जाता है। ये जो नृत्य है ये अंगारों पर चलते हुए किया जाता है। चलते हुए किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अग्नि नृत्य पड़ा है। और इसमें अलग अलग तरीके की कलाबाजियां, यानी अंगारों पर चलते हुए भी अलग अलग तरीके की कलाबाजियां हैं वो दिखाई जाती है। यानी अंगारों पर चलते हुए निम्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। निम्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे अंगारों पर मतीरा फोड़ना। कौन कौन सी कलाएं दिखाई जाती हैं? तो याद रखोगे, अंगारों पर मतीरा फोड़ना। इसके अलावा एक क्या कला दिखाते हैं? अंगारों पर हल चलाना। अंगारों पर हल चलाना। इसके अलावा अंगारों को दांतों से फोड़ना। अंगारों को दांतों से फोड़ना। इस प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन कौन से नृत्य में किया जाता है? अग्नि नृत्य में। तो अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन अंगारों पर चलते हुए ये डांस किया जाता है। इसके बाद याद रखोगे, ये जो अग्नि नृत्य है इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया? आप याद रखोगे, अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया? इस अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया है। ये जो नृत्य है ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं सिरलोका। यानी अग्नि नृत्य करते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो सिरलोका गीत गाए जाते हैं और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को एक उपनाम से जाना जाता है और इस नृत्य का जो उपनाम है वो क्या है? तो याद रखना, इसे आग फाग राग वाला नृत्य कहा जाता है। इसे आग फाग राग वाला नृत्य कहा जाता है। इसे आग फाग राग वाला नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा याद रखो, यह नृत्य मुख्य रूप से, अपन अगली बात याद रखेंगे, ये जो डांस है ये कब किया जाता है? तो कब का आंसर याद रखना है। ये नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को। किसके मेले में किया जाता है? जसनाथ जी के मेले में किया जाता है। जसनाथ जी के मेले में किया जाता है। इतनी बातें कौन से डांस के बारे में याद रखनी है?
तो ये याद रखोगे, ये जसनाथ जी के मेले का मुख्य आकर्षण है। जसनाथ जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य होता है? तो अग्नि नृत्य होता है। एक बार फिर से मैं इन बातों को रिपीट कर देता हूं कि जो सामाजिक धार्मिक नृत्य हैं उनमें अगला एक नृत्य कौन सा पढ़ना है अपने को? अग्नि नृत्य। ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जसनाथ जी की आराधना में करते हैं। ये मुख्य रूप से कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो अपन बीकानेर ही बताएंगे, लेकिन बीकानेर में भी कोई ऐसी जगह जहां का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है तो वो कतरियासर है। इसके अलावा कतरियासर में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ है यहां पे। तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है, इसलिए यहां पे कतरियासर में किया जाता है। अन्य जो पीठ है वहां का भी ये प्रसिद्ध है। तो अन्य पीठ कौन सी है? मालासर, लिखमादेसर, पूर्णासर, बमल, पांचला, सिद्धा में किया जाता है। फतेह फतेह की उद्घोष और रुस्तम जी के उच्चारण के साथ किया जाता है। अंगारों पर चलते हुए किया जाता है और अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे अंगारों पर मतीरा फोड़ना, अंगारों पर हल चलाना, अंगारों को दांतों से फोड़ना। इसके बाद इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गीत जो गाए जाते हैं वो कौन से? सिरलो का। इसे आग फाग वाला नृत्य कहते हैं। यह आश्विन शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी के मेले का क्या होता है? मुख्य आकर्षण होता है। इतनी बातें कौन से डांस के बारे में याद रखनी है? तो याद रखना अग्नि नृत्य के बारे में। ये जो नृत्य है, जो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो भी याद रखना दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध जाट और एक जसनाती जाट। ये जसनाती जाट सिद्ध जाटों के द्वारा यानी जसनाती जाटों के द्वारा ये डांस से किया जाता है। इतनी बात इसके बारे में याद रखनी है। कौन सा डांस है ये? अग्नि नृत्य। अपन ने धार्मिक सामाजिक नृत्य के अंदर दो नृत्यों की बात कर ली। एक अपन ने घूमर नृत्य पढ़ा आज की क्लास में, और एक अपन ने कौन सा डांस पढ़ा है? अग्नि नृत्य पढ़ा है। अग्नि और धार। इसके बाद अगले डांस की बात करें तो ये कुछ नृत्य और हमारे सामने आए, इन नृत्यों के बारे में अपन बात करेंगे। वो रहा देखो, धार्मिक सामाजिक नृत्यों में एक नृत्य थाली नृत्य है, एक घुड़ला नृत्य है, एक सांकल नृत्य है। इन तीनों नृत्यों के बारे में अपन बात करते हैं कि क्या क्या विशेष है इन नृत्यों के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है? थाली नृत्य दिया हुआ है। क्या याद रखोगे? ये जो थाली नृत्य है, सामाजिक धार्मिक नृत्यों के अंदर अब थाली नृत्य के बारे में अपन बात करें तो विशेष क्या है इसके बारे में? थाली जो नृत्य है वो बाबूजी की आराधना में किया जाता है। बाबूजी की आराधना में जो बाबूजी के भक्त हैं वो बाबूजी के मेले में करेंगे, और बाबूजी के भक्त बाबूजी के मेले में बाबूजी की आराधना में जो थाली नृत्य करते हैं वो कब करते हैं? चैत्रे अमावस्या को। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बाबूजी का जो मेला लगता है वो कहां पर? और चैत्र अमावस्या को इस बाबूजी का जो मुख्य मेला लगता है वो लगता है कोलूमंड फलोदी के अंदर। कोलूमंडे फलोदी। तो ये याद रख लेना, ये कोलूमंड फलोदी में बाबूजी के मेले में बाबूजी की आराधना में मुख्य रूप से किया जाता है। और कब किया जाता है? तो चैत्र अमावस्या को किया जाता है। इसके बाद बात करें कि अगला नृत्य कौन सा है? घुड़ला नृत्य है। अब ये घुड़ला नृत्य कब किया जाता है तो इसके बारे में याद रखना है। घुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो मैं बोल रहा हूं ये नृत्य मारवाड़ का। कोई एक जिला पूछा जाए तो कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर। तो घुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़, जोधपुर। या इसको ऐसे बोल देंगे, ये पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, तीन बातें बोली मैंने। या तो ये बोल देंगे कि घुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का, या ये बोल देंगे जोधपुर का, या ये बोल देंगे कहां का प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान का घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है। इसके बाद याद रखना ये नृत्य कैसे किया जाता है? तो ये जो नृत्य है ये छिद्रित मटके में दीपक रखकर, छिद्रित मटके में दीपक रखकर किया जाता है। घुड़ला नृत्य कैसे करते हैं?
तो छिद्रित मटके में दीपक रखकर किया जाता है। कब किया जाता है? तो याद रखना चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यह नृत्य मुख्य रूप से किस दिन किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। याद रखना ये इसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। घुड़ला त्योहार, तो घुड़ला त्योहार कहां का प्रसिद्ध हो गया? फिर पश्चिमी राजस्थान का। और याद रखना इसी समय कौन से गीत गाए जाते हैं? घुड़ला गीत गाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इतनी सी बात समझ आई होगी कि घुड़ला गीत गाए जाते हैं, घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, घुड़ला नृत्य किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद याद रखना इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया? जो घुड़ला नृत्य है इसको संरक्षण प्रदान, या यूं बोलें कि इसको राष्ट्रीय मंच किसने प्रदान किया? घुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करने की बात हो चाहे राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की बात हो, वो किया किसने? कोमल कोठियारी ने। ये कोमल कोठियारी कौन है? तो ये याद रखोगे ये रूपायन संस्थान के संस्थापक हैं। ये रूपायन एक संस्थान है और इस रूपायन संस्थान के क्या है? संस्थापक हैं। तो रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोठियारी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया और इस नृत्य को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का काम किया। कौन से वाले नृत्य के बारे में बात हो रही है? घुड़ला नृत्य के बारे में। याद रखोगे इस रूपायन संस्थान के जो सह संस्थापक हैं उनका नाम है विजयदान देथा। विजयदान देथा। तो विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक हैं और रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन है? कोमल कोठियारी हैं। ये संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है। ये जरूर याद रखना कि कहां पर है ये? बोरुंदा जोधपुर के अंदर। ये जो संस्थान है ये बोरुंदा जोधपुर में है। इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी है कि घुड़ला नृत्य मारवाड़, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में छिद्रित मटके में दीपक रखकर किया जाता है। ये घुड़ेल खां की याद में किया जाता है। ये भी याद रख लेना ये नृत्य किसकी याद में किया जाता है? घुड़ेल खां। घुड़ेल खां की याद में किया जाता है। घुड़ला त्योहार इसी दिन मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। घुड़ला गीत गाए जाते हैं इस समय। पूर्वी जो राजस्थान है उस दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक त्योहार मनाते हैं, उसका नाम है शीतलाष्टमी। तो पूर्वी राजस्थान में एक त्योहार मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही, उसका क्या नाम है? शीतलाष्टमी है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सा नृत्य किया जाता है? घुड़ला नृत्य। फिर याद रखना सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य? अगला थाली नृत्य अपन ने पढ़ लिया, घुड़ला नृत्य अपन ने पढ़ा। अगला नृत्य कौन सा है? सांकल नृत्य। क्या विशेष है? ये सांकल नृत्य है ये गोगा जी की आराधना में किया जाता है। गोगा जी की आराधना में, गोगा जी के मेले में। और गोगा जी का मेला कब लगता है? तो गोगा नवमी को लगता है। और ये गोगा नवमी कब आती है? तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। इसी गोगा नवमी को गोगा जी के मेले में, गोगा जी की आराधना में, गोगा जी के भक्तों के द्वारा ये डांस किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी सी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, तो याद रखना सामाजिक धार्मिक नृत्यों में अपन ने कुछ डांस पढ़े और उन नृत्यों के नाम ये हैं। अपन ने सबसे पहले घूमर नृत्य पढ़ा, घूमर के बाद अपन ने एक अग्नि नृत्य पढ़ा, अग्नि के बाद एक थाली नृत्य पढ़ा, एक घुड़ला नृत्य पढ़ा, एक सांकल नृत्य पढ़ा। ये राजस्थान के कैसे वाले डांस पढ़े अपन ने? धार्मिक सामाजिक नृत्य। अब चलें अगले नृत्यों की ओर। ये रहा आपके सामने एक और अच्छा सा नृत्य। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के व्यवसायिक नृत्यों की।
और राजस्थान के व्यवसायिक नृत्यों में अपन ने सामने पहला जो नृत्य है उसका नाम है तेरह ताली नृत्य। यानी अब अपन कौन सा डांस पढ़ने वाले हैं? तेरह ताली नृत्य पढ़ेंगे, जो राजस्थान का एक कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है। देखो, जो व्यवसायिक नृत्य है तेरह ताली नृत्य, इसके बारे में याद रखना। पहली बात, ये जो नृत्य है व्यवसायिक नृत्य, ये व्यवसायिक नृत्य होने के साथ साथ ये व्यवसायिक नृत्य होने के साथ साथ धार्मिक नृत्य भी है। ये याद रखना भाई, व्यवसायिक नृत्य तो है ही है ये, लेकिन व्यवसायिक नृत्य होने के साथ साथ क्या है? ये धार्मिक नृत्य भी है। और बातें इस तेरह ताली के बारे में, तो नाम याद रखना। ये तेरह ताली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। ये कितने मंजीरे बांधकर किया जाता है? 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य याद रखना, इसलिए नाम 13 ताली पड़ा क्योंकि ये कितने मंजीरे बांधकर किया जाता है? तो 13 मंजीरे बांधकर ये डांस किया जाता है। फिर याद रखना कहां कहां बांधे जाते हैं? तो 13 में से जो 9 मंजीरे हैं वो दाहिने पैर में है, दो जो मंजीरे हैं वो दोनों हाथों की कोहनियों में है। उसके बाद दो जो मंजीरे हैं वो दोनों हाथों में है। इस प्रकार से कुल कितने मंजीरे बांधकर? 13 मंजीरे बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखना 13 ताली नृत्य। कहां कहां 13 मंजीरे बांधे जाते हैं ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद याद रखना ये जो नृत्य है ये नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, एक तो ये याद रखना कि ये पंथ विशेष के द्वारा किया जाता है, और किनके द्वारा किया जाता है? तो याद रखोगे केवल महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। एक मिनट रुकना भी। ये नृत्य किया कैसे जाता है इसके बारे में और बताता हूं कि ये नृत्य सिर पर कांसे की थाल में चरखी, लोटा व जलता दीपक रखकर मुंह में तलवार लेकर बैठे बैठे किया जाता है। ये नृत्य कैसे किया जाता है? तो एक कांसे की थाल होती है, उस कांसे की थाल में चरखी, लोटा और जलता दीपक, मैंने 3 चीजें बोली हैं। मैंने कहा कांसे की थाल में, कांसे की जो थाल होती है उसको सिर पर रखा जाता है, और सिर पर रखकर चरखी, लोटा व जलता दीपक रखकर मुंह में तलवार लेकर बैठकर यह नृत्य किया जाता है। बैठकर यह नृत्य किया जाता है। इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा तो किया जाता है, बैठकर किया जाता है। और ये बैठकर कैसे करते हैं? तो सिर के ऊपर कांसे की एक थाल, और थाल में चरखी, लोटा व जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में तलवार लेकर, जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में तलवार लेकर बैठे बैठे ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का जो उद्गम है, 13 ताली नृत्य का उद्गम, वो कहां से माना जाता है? तो उद्गम माना जाता है इस नृत्य का पादरला गांव पाली से। ये पादरला गांव
और ये पादरला गांव पड़ता है कहां पर? पाली के अंदर। तो पादरला गांव पाली से इस नृत्य का क्या माना जाता है? उद्गम। मैंने ये बता दिया किनके द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है और उद्गम कहां से हुआ। अब ये याद रखना है कि ये नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है। तो याद रखोगे ये जो नृत्य है ये किसकी आराधना में किया जाता है। तो पहली बात याद रखोगे ये रामदेव जी, और रामदेव जी के अलावा एक याद रखनी है हिंगलाज माता। रामदेव जी व हिंगलाज माता की आराधना में नृत्य किया जाता है। पॉइंट ये कि 13 ताली नृत्य है ये किसकी आराधना में किया जाता है। तो मैंने बोला है कि ये रामदेव जी व हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी। उम्मीद करता हूं आपको ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। इसके बाद आगे बात करें कि ये मुख्य आकर्षण कहां का है। तो ये जो मुख्य आकर्षण है याद रखना 13 ताली नृत्य मुख्य आकर्षण। तो मुख्य आकर्षण जो है वो याद रखना रामदेव जी के मेले का है। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है। रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है, यानी रामदेव जी के मेले में देखने वाला क्या क्या है। तो रामदेव जी के मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो याद रखना क्या है 13 ताली नृत्य। मैं एक बार फिर से इन चीजों को रिपीट करूं कि 13 ताली नृत्य एक व्यवसायिक नृत्य तो है ही है, इसके अलावा एक धार्मिक नृत्य भी है। ये कितने मंजीरे बांध कर किया जाता है? 13 मंजीरे बांध कर किया जाता है। 9 मंजीरे दाहिने पैर में, 2 मंजीरे दोनों हाथों की कोहनियों में, 2 मंजीरे दोनों हाथों में बांधे जाते हैं। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये सिर पर कांसे की थाल में चरखी, लोटा और जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में तलवार लेकर बैठे बैठे ये डांस किया जाता है। इसका जो उद्गम है वो पादरला गांव पाली से माना जाता है। और ये किसकी आराधना में किया जाता है? तो रामदेव जी और हिंगलाज, अकेले रामदेव जी नहीं है, रामदेव जी के साथ हिंगलाज माता की आराधना में भी ये डांस किया जाता है। इसके अलावा याद रखना ये मुख्य आकर्षण कहां का है? तो रामदेव जी के मेले का ये क्या है? मुख्य आकर्षण है। ये कुछ बातें इसके बारे में याद रखनी है कि यह नृत्य रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण होता है। उसके बाद याद रखना आगे कि ये जो 13 ताली नृत्य है ये राजस्थान में किया कहां कहां पर जाता है। कौन सा डांस पढ़ रहे हैं अपन? 13 ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य याद रखोगे। इस 13 ताली नृत्य के बारे में और क्या बात पढ़ सकते हैं अपन? तो 13 ताली नृत्य के राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन से हैं? 13 ताली नृत्य के प्रमुख केंद्र, और प्रमुख केंद्र में एक है रुणेचा, और रुणेचा के बाद एक है जैसलमेर। प्रमुख केंद्र रुणेचा इसलिए बोला क्योंकि यहां रामदेव जी का मुख्य मंदिर है जिसे रामदेवरा कहते हैं। तो मुख्य मंदिर रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण मैंने बताया। तो एक तो ये प्रमुख केंद्र कौन सा हो गया? रुणेचा या रामदेवरा हुआ। इसके अलावा जैसलमेर, भाई रामदेवरा या रुणेचा नहीं हो तो क्या बोलेंगे? जैसलमेर। इसके अलावा एक जगह याद रखोगे पोखरण। तीनों जगह वैसे जैसलमेर से संबंधित है। एक जगह बोलेंगे डूंगरपुर। रामदेव ये जो 13 ताली नृत्य है ये डूंगरपुर में भी विशेष रूप से किया जाता है। एक उदयपुर बोलेंगे। ये जिस क्रम में जगह लिख रहा हूं उसी क्रम में याद रखनी है। एक जगह याद रखोगे पर्वतसर, और एक याद रखना है शेखावाटी। ये वो प्रमुख केंद्र हैं जहां पे 13 ताली नृत्य। अब आपको मान लो ऑप्शन में 4 ऑप्शन जब मिले तो हो सकता है मैंने 6-7 नाम लिख दिए। इन 6-7 नामों में से कोई नाम अगर आपको ऑप्शन में 2 से 1 या 1 से ज्यादा मिल जाए तो क्रम यही याद रखना है। क्रम में यही याद रखना है। इसके बाद आगे इस 13 ताली नृत्य के बारे में बात करें कि क्या विशेष है इस नृत्य के बारे में। अगली जो पॉइंट अपन याद रखेंगे इस नृत्य में प्रमुख केंद्र के बाद वो याद रखेंगे प्रमुख कलाकार।
प्रमुख कलाकार, 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार। और प्रमुख कलाकारों में पहला जो नाम याद रखेंगे वो नाम है मांगी बाई का। 13 ताली नृत्य की पहली जो कलाकार याद रखेंगे वो कौन सी याद रखेंगे? मांगी बाई। क्या विशेष है? तो ये मांगी बाई है, ये बनीना गांव की रहने वाली थी, यानी डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है बनीना। कहां की रहने वाली थी? मांगी बाई बनीना गांव की रहने वाली थी। इसके बाद इसका विवाह, यानी मांगी बाई का जो विवाह है वो पादरला गांव जो पाली में पड़ता है, इस पाली के पादरला गांव के रहने वाले भैरव दास के साथ कर दिया गया। किसके साथ किया गया? तो पादरला गांव पाली के रहने वाले भैरव दास के साथ इनका विवाह कर दिया गया। इन्होंने ये जो नृत्य सीखा, इनको मांगी बाई के जेठ थे जिनका नाम था गौरम दास। उन गौरम दास जी ने इनको ये नृत्य सिखाया था। यानी मांगी बाई को ये डांस किसने सिखाया? तो गौरम दास जी ने सिखाया था, जो मांगी बाई के जेठ लगते थे, यानी भैरव दास के बड़े भाई थे गौरम दास। उन्होंने इस नृत्य को इनको सिखाया था। इन्होंने 1954 में ये जो मांगी बाई, इन्हीं मांगी बाई के बारे में बता रहा हूं कि 1954 में चित्तौड़गढ़ में, 1954 की बात है, और 1954 में चित्तौड़गढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ। और ये अंतर्राष्ट्रीय गाड़िया लोहार जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उस समय के भारत के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय वही प्रधानमंत्री थे 1954 में, तो वो यहां पे आते हैं और इस पंडित नेहरू के सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने मांगी बाई ने यह नृत्य किया था। तो याद रखोगे, मांगी बाई ने यह नृत्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी किया, 1954 में चित्तौड़गढ़ में किया, और अंतर्राष्ट्रीय गाड़िया लोहार जो सम्मेलन है उसमें पंडित नेहरू आए हुए थे और उनके सामने इन्होंने नृत्य किया। ये जो मांगी बाई है, इन्हें 1990 के अंदर मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो मांगी बाई को ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में दिया गया। इसके अलावा इस 13 ताली नृत्य के और जो कलाकार हैं, अन्य जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? एक कलाकार मैंने बताया मांगी बाई, मांगी बाई के अलावा दूसरी जो कलाकार है उनका एक का नाम है नारायणी देवी। 13 ताली नृत्य की कलाकारों में मांगी बाई के बाद एक है नारायणी देवी। नारायणी देवी के बाद और जो कलाकार हैं उनमें एक नाम है मोहिनी देवी, मोहिनी बोल दो या मोहनी देवी। इसके बाद एक है लक्ष्मण दास कामड़, लक्ष्मण दास कामड़। और लक्ष्मण दास कामड़ के बाद नंबर 5 पे जो नाम है वो है कमल दास। और कमल दास के बाद एक नाम है परम दास। ये प्रमुख कलाकार हैं कौन से नृत्य के? 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य के मैंने प्रमुख केंद्र बताए, प्रमुख कलाकारों में एक नाम मैंने मांगी बाई बताया, कुछ बातें मैंने मांगी बाई के बारे में बताई। अन्य कलाकारों में नाम याद रख लेना, नारायणी देवी है, मोहिनी देवी है, लक्ष्मण दास कामड़ है, कमल दास है, परम दास है। इसके बाद अगला जो पॉइंट,
आप यहां से याद रख सकते हो, वो ये याद रखना है कि इस नृत्य के अंदर, 13 ताली नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से काम में लिए जाते हैं? प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से काम में लिए जाते हैं? अगर उन वाद्य यंत्रों की बात करें तो वाद्य यंत्रों में पहला है एकतारा, एकतारा के बाद है रावण हत्था, एकतारा, एकतारा के बाद एक है रावण हत्था, और एकतारा रावण हत्था के बाद है तंदूरा और मंजीरा। ये तंदूरा है, इसे ही कहा जाता है चौतारा, और एक है मंजीरा। तो 13 ताली नृत्य में प्रयोग लिए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। एकतारा है, रावण हत्था है, तंदूरा चौतारा है और मंजीरा है। ये प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं कौन से नृत्य के अंदर? तो 13 ताली नृत्य। ये कुछ बातें मैंने इस नृत्य के बारे में बताई, आपने एक बार 2 स्लाइड पे मैंने बता दिया पूरा। ये कुछ बातें याद रखनी है। इसके बाद ये अपना कौन सा डांस कंप्लीट हुआ है? 13 ताली नृत्य कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अपन राजस्थान के जो व्यवसायिक नृत्य पढ़ रहे हैं, उन व्यवसायिक नृत्यों में अगला नाम वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। तो कौन सा नृत्य है? तो व्यवसायिक नृत्य अपन पढ़ रहे हैं, और व्यवसायिक नृत्यों में अगला जो डांस अभी अपन पढ़ेंगे वो डांस है कच्छी घोड़ी नृत्य। बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। इसके बारे में पहली बात ये याद रखोगे, ये कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये एक पेशेवर, या पेशेवर के लिए ही बोल देंगे व्यवसायिक, ये एक पेशेवर या व्यवसायिक लोक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य कैसा लोक नृत्य है? ये एक पेशेवर या व्यवसायिक लोक नृत्य है। ये नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान में शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और जगह भी किया जाता है, लेकिन राजस्थान में ये मुख्य रूप से कौन सी जगह का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। अन्य कुछ जगह किया जाता है, मैं बताऊंगा कहां कहां किया जाता है, लेकिन राजस्थान में मुख्य रूप से जिस जगह पर किया जाता है वो शेखावाटी। लेकिन शेखावाटी के अलावा, इस शेखावाटी के अलावा ये डांस राजस्थान में कहां कहां पर किया जाता है तो वो याद रखोगे। कुछ जगह बता रहा हूं। एक जगह है परबतसर, एक जगह है डीडवाना, और एक जगह है कुचामन। डीडवाना कुचामन जिला भी है वर्तमान में। तो ये कुछ जगह याद रखनी है आपको। जब पूछा जाए कि ये डांस से कहां का प्रसिद्ध है, तब आप बताओगे कि ये मुख्य रूप से राजस्थान में शेखावाटी में किया जाता है। इसके अलावा ये डीडवाना, कुचामन और परबतसर का प्रसिद्ध है। ये याद रखना। ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये एक प्रकार का वीर नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? इस नृत्य के अंदर तलवारों की नकली लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में तलवारों की नकली लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं भाई, उन शब्दों पे जरूर ध्यान रखें, और आप जब भी अपने रजिस्टर में नोट डाउन करें तो मेरे जो शब्द हैं वो सुन के साथ साथ में नोट कर लें, क्योंकि मैं बोर्ड पे केवल एक कीवर्ड है वो यूज कर रहा हूं। यह एक वीर नृत्य है जिसमें तलवारों की लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है, तथा कमर के ऊपर ये नृत्य कमर पर नकली लकड़ी की घोड़ी बांधकर ये नृत्य किया जाता है। तो कमर के ऊपर नकली लकड़ी की जो घोड़ी है वो घोड़ी बांधकर ये नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य है किस उपलक्ष्य में किया जाता है तो वो भी याद रखना। ये जो नृत्य है ये किस उपलक्ष्य में किया जाता है तो याद रखना, पठानों के
पठानों की मराठों पर, पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में, यानी पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है। तो यह नृत्य कब किया जाता है, याद रखना, क्यों किया जाता है, किस घटना की याद में डांस किया जाता है, तो पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जाता है। फिर याद रखना, ये जो नृत्य है ये पैटर्न कला पर आधारित है। ये नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है पैटर्न कला पर आधारित है, अर्थात इसमें फूल के खिलने, वह फूल के मुरझाने का आभास होता है। फूल के खिलने, वह फूल के मुरझाने का, फूल के मुरझाने का आभास होता है। आभास होता है, यानी इसमें पैटर्न कला पे आधारित है। इस नृत्य को ऐसे किया जाता है, एक बार तो लग रहा है फूल खिल रहा है और एक बार फूल मुरझा रहा है। इस प्रकार का आभास होता है कौन से नृत्य के अंदर, कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर। फिर याद रखना, ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, इस कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से काम में लिए जाते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र, ढोल, थाली, बांकिया, थाली, बांकिया, झांझ और नगाड़ा। झांझ के अलावा कौन सा है, नगाड़ा। ये प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र ढोल, थाली, बांकिया, झांझ और नगाड़ा वाद्य यंत्र। इसके अलावा ये नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, यानी प्रमुख जातियां कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रमुख जातियां हैं जिनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, तो याद रखना, सरगड़ा, होली, इसके अलावा माली, नट, भाट और बावरी। इन जातियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य की कुछ बातें अपन ने शेयर की हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे कि कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार, कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम याद रखें। तो पहला नाम है छंवरमल गहलोत। कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रमुख कलाकार कौन है, छंवरमल गहलोत है। और दूसरा जो प्रमुख कलाकार है उसका नाम है गोविंद पारीक। गोविंद पारीक। और ये जो गोविंद पारीक है इनका संबंध है निवाई टोंक से। निवाई टोंक। तो ये याद रखना, कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, एक का नाम है छंवरमल गहलोत, एक है गोविंद पारीक, इनका संबंध है निवाई टोंक से। इसके अलावा
इस कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन कौन से लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है? ये नाम याद रखना अच्छे से, चंवर महल गहलोत। फिर याद रखना है कि कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसमें प्रयुक्त लोकगीत। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन कौन से लोकगीतों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त जो लोकगीत हैं जिनका प्रयोग किया जाता है वो एक है बेंद रसाला, बेंद रसाला। दूसरा जो गीत है उसका नाम है रंग मारिया और एक है रंग गारिया। एक है रंग गारिया। इसके अलावा और जो प्रयुक्त होने वाले गीत हैं उनमें एक नाम है लसकारिया। लसेकारिया, ये प्रमुख लोकगीत हैं जिनका प्रयोग कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार बताए मैंने, और कौन से लोकगीतों का प्रयोग किया जाता है ये क्या है। ये व्यवसायिक नृत्य ज्यादातर, ये जो नृत्य है ये विशेष रूप से है तो व्यवसायिक नृत्य, लेकिन ये फिर भी विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। अवसर पर किया जाता है। ये कुछ बातें अपने को कौन से डांस के बारे में याद रखनी है, कच्ची घोड़ी नृत्य। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें ठीक लगी होंगी। ये पेशेवर व्यवसायिक नृत्य है, राजस्थान में विशेष रूप से शेखावाटी का प्रसिद्ध, शेखावाटी के अलावा परबतसर, डेडवाना, कुचामन का प्रसिद्ध है। ये एक वीर नृत्य है जिसमें तलवारों की लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है। कमर पर नकली लकड़ी की घोड़ी बांधकर यह डांस किया जाता है। यह नृत्य पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह पैटर्न कला के ऊपर आधारित होता है जिसमें फूल के खिलने और फूल के मुरझाने का आभास होता है। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वह ढोल, थाली, बांकिया, झांझ और नगाड़ा है। जो प्रमुख जातियां एक नृत्य करती हैं एक व्यवसाय के तौर पर आजीविका कमाने के लिए, वो है सरगड़ा, ढोली, माली, नट, भाट और बावरी। इसके बाद बात करें और क्या विशेष है इस डांस में, तो इस डांस के प्रमुख जो कलाकार हैं वो चंवर महल गहलोत, गोविंद पारिक। जो लोकगीत इस डांस में काम में लिए जाते हैं वो मैंने बता दिए, बेंद रसाला है, रंग मारिया, रंगारिया और लसकारिया। इसके अलावा ये विशेष रूप से है तो वैसे व्यवसायिक आजीविका के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी कोई इसका विशेष आयोजन का दिन होता है तो ये मोस्टली विवाह के अवसर पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब आगे चलते हैं अपन जो राजस्थान के व्यवसायिक डांस पढ़ रहे हैं। मैंने राजस्थान के व्यवसायिक डांस में आपको दो करवाए अब तक। एक मैंने कौन सा करवा दिया, 13 ताली करवाया, और एक करवाया है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला जो नृत्य है वो अपन भवाई नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। भवाई नृत्य की बात करेंगे अपन। मैं उम्मीद करता हूं आपको राजस्थान के जो लोक नृत्य अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने एक शास्त्रीय पढ़ा, वो तो शास्त्रीय नृत्य हुआ। कथक लोक नृत्यों में अपन सामाजिक धार्मिक पढ़ चुके हैं। अब व्यवसायिक की बात कर रहे हैं, और व्यवसायिक में एक नृत्य जिसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे वो है कौन सा, भवाई नृत्य। ये रहा भवाई नृत्य। इसी भवाई नृत्य के बारे में अपन बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य, मोस्टली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। पहली बात इस भवाई के बारे में याद रखोगे, ये एक नृत्य तो है ही है, इसके अलावा एक नाट्य भी है। ये नृत्य होने के साथ साथ एक क्या है, तो भवाई एक लोक नृत्य भी है और भवाई एक लोक नाट्य भी है। अगली बात याद रखोगे, ये एक पेशेवर लोक नृत्य है।
भवाई नृत्य करना लोगों का एक पैसा होता है, आजीविका कमाने के लिए करते हैं। तो याद रखना ये एक पेशेवर लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य की जो शुरुआत है, भवाई नृत्य भी है, नाट्य भी है, पेशेवर लोक नृत्य है, लेकिन इस नृत्य की जो शुरुआत है वो की गई केकड़ी के रहने वाले नागाजी जाट या बागाजी जाट के द्वारा। तो नागाजी या बागाजी जाट के द्वारा कौन से नृत्य की शुरुआत की गई? तो भवाई लोक नृत्य है, इसकी शुरुआत केकड़ी के रहने वाले नागाजी या बागाजी जाट के द्वारा इस नृत्य की शुरुआत की गई। लेकिन शुरुआत भले ही नागाजी या बागाजी जाट के द्वारा की गई हो, इस भवाई लोक नृत्य को विशेष ख्याति दिलाने का काम, विशेष प्रसिद्धि दिलाने का काम, या यूं कहें इस भवाई लोक नृत्य को विशेष ख्याति यानी इसको लोकप्रिय बनाने का काम वो किया किसने? तो उदयपुर में एक है भारतीय लोक कला मंडल, और भारतीय लोक कला मंडल के जो संस्थापक हैं देवीलाल सामर ने, ये दयाराम भील के माध्यम से उसने ऐसा किया था। तो इसको विशेष प्रसिद्धि, विशेष ख्याति या लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? तो मैंने एक संगठन का नाम बोला है, भारतीय लोक कला मंडल। और इस भारतीय लोक कला मंडल के जो संस्थापक हैं, उन संस्थापक का नाम है देवीलाल सामर। तो भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने दयाराम भील के माध्यम से की। दयाराम भील के माध्यम से इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी है कि इस नृत्य को विशेष ख्याति भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के जो संस्थापक हैं देवीलाल सामर, इन्होंने दयाराम भील के माध्यम से इसको विशेष ख्याति दिलाई थी। तो याद रखना ये भारतीय लोक कला मंडल है, ये कहां पर है? उदयपुर में है। और इसी के संस्थापक देवीलाल सामर ने दयाराम भील के माध्यम से इसको विशेष ख्याति दिलाने का काम किया। ये नृत्य कहां पर किया जाता है? तो याद रखना ये नृत्य विशेष रूप से उदयपुर संभाग में किया जाता है। क्या बोलेंगे अपन इसको? ये विशेष रूप से कहां पर किया जाता है? उदयपुर संभाग में। तो विशेष रूप से ये उदयपुर संभाग, या इसको दूसरे शब्दों में बोल दें कि ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ये मूल रूप से गुजरात का है। ये मूल रूप से कहां का प्रसिद्ध है? गुजरात का प्रसिद्ध है। यानी भवाई जो नृत्य हो, नाट्य हो, ये मूल रूप से गुजरात का है। अब गुजरात के साथ जो राजस्थान का हिस्सा सीमा बनाता है, वहां ये मुख्य रूप से किया जाता है। और भवाई जाति की महिलाएं और पुरुषों के द्वारा ये डांस किया जाता है। ये मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? तो भवाई जाति की महिला और पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो हम ये यहां से ये बात पता चली कि भवाई लोक नृत्य है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं, इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, और भवाई जाति की महिला और पुरुषों के द्वारा ये डांस किया जाता है। ये नृत्य मूलतः मटका नृत्य था, परंतु भवाई जाति के द्वारा करने के कारण इसे भवाई नृत्य कहा जाने लगा। याद रखना ये जो नृत्य है ये मूल रूप से क्या था? मटका नृत्य था। यानी इसी भवाई नृत्य का क्या था? मटका नृत्य नाम था। लेकिन ये किस जाति के द्वारा? भवाई जाति के द्वारा
इसलिए इसे वर्तमान में क्या ज्यादा बोलने लग गए, भवाई नृत्य बोलने लग गए। तो मटका नृत्य भवाई जाति के द्वारा जब किया गया तो उसको बोला गया भवाई नृत्य। मूल रूप से ये क्या क्या नाम था इसका, मटका नृत्य नाम था। इस नृत्य में शास्त्रीय कला की एक झलक देखने को मिलती है। याद रखना, भवाई नृत्य के अंदर शास्त्रीय नृत्य की झलक देखने को मिलती है। झलक देखने को मिलती है। ठीक है, ये बातें कौन से डांस के बारे में याद रखनी है आपको, भवाई। अब अगली बातें याद करें कि भाई ये डांस किया कैसे जाता है। क्या बातें और इस भवाई नृत्य के बारे में अपन याद रख सकते हैं, तो याद रखना, ये नृत्य सिर पर मटके पर मटका रखकर, भवाई नृत्य है, ये कैसे किया जाता है, तो याद रखना, सिर पर मटके पर मटका रखकर कांच पर चलेंगे, गिलास पे चलेंगे या तलवार पर चलते हैं। कांच, तलवार या गिलास पर चलते हुए, सिर पे मटके के ऊपर मटका रखते हैं और उसके बाद कांच, गिलास व तलवार पर चलते हुए नृत्य किया जाता है। इसलिए इस नृत्य को, इन पे चलकर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को चमत्कारिक नृत्य कहा जाता है। ये भवाई नृत्य, इसे क्या कह दिया जाता है, चमत्कारिक नृत्य कहा जाता है। तो याद रखना, यह नृत्य कैसे किया जाता है मैंने बता दिया, और जो इस नृत्य को करने की विधा है उसी की वजह से इसे क्या कह दिया जाता है, चमत्कारी नृत्य या चमत्कारिक नृत्य भी कहा जाता है। फिर अगली जो बात याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि ये जो भवाई नृत्य है, इस भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार, भवाई नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन से याद रखने हैं। पहला जो इसके कलाकारों में एक नाम याद रखोगे उसका नाम है अस्मिता काला। अस्मिता काला, ये अस्मिता काला है, इन्होंने 111 घड़े रखकर 111 घड़े रखकर नृत्य किया। इसके एक प्रमुख कलाकार है जिनका नाम है अस्मिता काला, और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, और कितने घड़े रखकर, 111 घड़े रखकर इन्होंने नृत्य किया। ये अस्मिता काला जयपुर की रहने वाली थी। ये अस्मिता काला जयपुर की एक बाल कलाकार थी। जयपुर की एक बाल कलाकार थी। इसके बाद अगले जो कलाकार हैं उनका नाम याद रखें, तो नंबर 2 पे एक नाम याद रखोगी, लाची प्रजापत। लाची प्रजापत। अब लाची प्रजापत के बारे में क्या याद रखोगे, तो इन्होंने 2022 में 2022 में 125 घड़े रखकर नृत्य किया, और इसके लिए इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको सम्मानित भी किया।
इसके लिए इनको जो उस समय या वर्तमान देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने इनको क्या किया, सम्मानित करने का काम किया। उसके बाद याद रखोगे और जो प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो नंबर 3 पे एक नाम याद रखोगे, रूप सिंह राठौड़। ये रूप सिंह राठौड़ है, ये कहां से आते हैं, जयपुर से आते हैं। चौथा एक नाम याद रखोगे, आकांक्षा पालीवाल। आकांक्षा पालीवाल ये भवाई नृत्य की नृत्यांगना है। उसके बाद याद रखना एक है द्रौपदी, फिर एक नाम है कुसुम, कुसुम के बाद एक नाम है कजली, तो द्रौपदी, कुसुम, कजली, फिर एक नाम है तारा शर्मा। ये तारा शर्मा आते हैं बाड़मेर से, तारा शर्मा का संबंध कहां से है, बाड़मेर से। फिर एक नाम आता है प्रदीप पुष्कर, प्रदीप पुष्कर। फिर एक नाम आता है दयाराम भील, इनके माध्यम से इनको क्या दिलाई गई थी, इस नृत्य को ख्याति दिलाई गई थी। इसके बाद एक नाम याद रखोगे पुष्पा व्यास, ये दयाराम भील हैं, कहां से आते हैं, उदयपुर से हैं भाई। उसके बाद एक नाम आता है पुष्पा व्यास, और पुष्पा व्यास के बाद एक नाम आता है कृष्णा व्यास छगानी। कृष्णा व्यास छगानी, और ये कहां से आते हैं, जोधपुर से। पुष्पा व्यास और कृष्णा व्यास छगानी है, ये जोधपुर से आते हैं। ये भारत की पहली महिला नृत्य भवाई नृत्यांगना है। ये भारत की पहली भवाई नृत्यांगना है, पहली भवाई नृत्यांगना है। यानी भवाई नृत्य की पहली जो महिला कलाकार है भारत की, उसका नाम है कृष्णा व्यास छगानी। ये भी कहां से आती है, तो याद रखना जोधपुर से आती है। उसके बाद अगले जो कलाकार हैं उनका एक का नाम है जोशीता शर्मा। जोशी नंबर 13 पे मैं जो कलाकार बता रहा हूं उनका नाम है जोशीता शर्मा। इन्होंने 118 घड़े रखकर नृत्य किया था। 118 घड़े रखकर नृत्य किया था। फिर एक नाम याद रखोगे नंबर 14 पे श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी का संबंध भी कौन से नृत्य से है, भवाई नृत्य से है। इन्हें लिटिल वंडर कहा जाता है, इन्हें लिटिल वंडर ऑफ, इन्हें लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान कहा जाता है, इन्हें लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। क्या नाम बताया, श्रेष्ठा सोनी। मैं आपको भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार बता रहा हूं, उनमें एक नाम अस्मिता काला, एक नाम लाची प्रजापत, एक है रूप सिंह राठौड़, आकांक्षा पालीवाल, द्रौपदी, कुसुम, कजली, तारा शर्मा, ये बाड़मेर से हैं। प्रदीप पुष्कर, दयाराम भील, इन्होंने इस नृत्य को ख्याति दिलाई थी, ये उदयपुर से हैं। पुष्पा व्यास और कृष्णा व्यास छगानी, ये दोनों जोधपुर से हैं। लेकिन कृष्णा व्यास छगानी ये भारत की पहली भवाई नृत्यांगना है, यानी भवाई नृत्य की पहली महिला जो कलाकार है उनका नाम है कृष्णा व्यास छगानी। जोशीता शर्मा, इन्होंने 118 घड़े रखकर नृत्य किया। एक है श्रेष्ठा सोनी, जिन्हें लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अब तक मैंने इस भवाई नृत्य के आपको 14 कलाकारों के नाम बता दिए हैं। इसके बाद आगे बात करें कि और इसके प्रमुख कलाकार हैं क्या, बिल्कुल हैं।
अपन नृत्य कौन सा पढ़ रहे हैं? भवाई नृत्य पढ़ रहे हैं। भवाई नृत्य। और भवाई नृत्य में अपना जो पॉइंट चल रहा है वो क्या है? प्रमुख कलाकार। और प्रमुख कलाकारों में अपन कितने कलाकार पढ़ चुके हैं? तो याद रहे अपन 14 कलाकारों के नाम पढ़ चुके हैं नंबर 15 पर। यानी भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकारों में नंबर 15 पे एक नाम याद रखोगे जिनका नाम है सांगीलाल सांगड़िया। सांगीलाल सांगड़िया, इसने इस नृत्य का प्रदर्शन चीन में किया था। इस नृत्य का जो प्रदर्शन है वो कहां पर किया भाई? चीन में किया था। तो याद रखना सांगीलाल सांगड़िया ने इस भवाई नृत्य का जो प्रदर्शन है वो चीन में करने का काम किया था। रूप सिंह राठौड़ के नृत्य से प्रभावित होकर कोमल कोठियारी ने बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। मैंने इसके प्रमुख कलाकारों में आपको एक नाम बोला और उसका नाम क्या है? एक कलाकार का नाम बोला जिसका नाम है रूप सिंह राठौड़, जोधपुर से आते हैं। रूप सिंह राठौड़ का संबंध कहां से? सॉरी, जयपुर से। रूप सिंह राठौड़ जयपुर से, और इन्हीं रूप सिंह राठौड़ से प्रभावित होकर इसी से प्रभावित होकर कोमल कोठियारी ने बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की। रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। इसके अलावा याद रखना भवाई नृत्य में भूंगल या भेरी सुशीर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भवाई नृत्य शुरू होने से पहले सूचित करने के लिए भेरी या भूंगल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? भेरी या भूंगल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और ये नृत्य शुरू होने से पहले सूचित करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा एक बात और याद रख सकते हो इसके अंदर आप, जो भवाई है, मैंने कहा ये नृत्य होने के साथ साथ क्या है? नाट्य। तो इसी भवाई शैली में शांता गांधी ने जस्मा ओडेन नाटक की रचना की। और इस नाटक का जो मंचन या प्रदर्शन है वो देश से बाहर लंदन व जर्मनी में किया। ये शांता गांधी है, इन्होंने जस्मा ओडेन नाटक की रचना भवाई शैली में क्यों की? क्योंकि मैंने कहा भवाई मूल रूप से गुजरात का है और गुजरात की एक लोक देवी है। उसका नाम है जस्मा ओडेन। श्लोक देवी का नाम क्या है भाई? जस्मा ओडेन है। ये कुछ बातें इस शैली आपको याद रखनी है यहां से। तो आज की क्लास में अपन ने राजस्थान के कुछ लोक नृत्यों की चर्चा की
बाकी के राजस्थान के जो आज अपने दो तरीके के लोक नृत्य पढ़े, एक सामाजिक धार्मिक और एक व्यवसायिक नृत्य। इसके बाद राजस्थान के जो लोक नृत्य बचे हैं उनकी चर्चा अपन अगले सेशन में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगली जो क्लास है वो इससे भी बेहतर होगी। बाकी की चर्चा अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।